हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है डिप्लोमा बीटेक एएमआई की जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मैकेनिकल से अपना डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर आपका कॉरेस्पोंडेंस एएमआई कर रहे हैं, और उनकी जो अलाइड ब्रांचेज हैं, अलाइड ब्रांचेज मतलब आपका जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, डिस्टेंस इंजीनियरिंग है आपका, और आपका जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल मेंटेनेंस है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। तो ये सभी जो है मैकेनिकल की अलाइड ब्रांचेस हैं। तो जो बच्चे जो है डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एएमआई कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं, जिसमें आपका डीआरडीओ टीयर 2 का आता है, इसरो का आता है, एसएससी जेई का, आरआरबी, डीएसएसबी, रेलवे, डीएमआरसी, एनटीपीसी, अदर पीएसयूज हैं और गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो दूसरी, उन सभी में जो आपका जो पेपर आता है उसमें जो मैकेनिकल का जो सिलेबस है लगभग आपका 90% सब में सेम रहता है। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है डिप्लोमा बीटेक एएमआई इन मैकेनिकल और एलाइड ब्रांचेस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और साथ में आईटीआई वालों के लिए भी हम अलग से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और अल्टरनेटिव डेज में डिप्लोमा की भी लेक्चर्स आ रहे हैं और आपका आईटीआई वालों के भी लेक्चर्स हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। तो इससे पहला वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे इस वीडियो के आई बटन पे जाकर के जो है इससे पहला वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है एटलीस्ट 300 के अराउंड वीडियोस हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। सो मैकेनिकल की ही ये आपका पूरा जो चैनल है मेरा मैकेनिकल का ही है, तो आप वहाँ पर जाके और दूसरी वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम आज और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपका थर्मल से, प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, या फिर आपका ऑटोमोबाइल से, या फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मेटल से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, मशीन डिजाइन से, मशीन ड्राइंग से। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में जो दिया गया है, एक मिनट मैं जरा पहले जो है पेन कलर चूज कर लूं। हाँ, चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन उसमें कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट डिजाइन मेथड फॉर इंक्रीजिंग द रिजिडिटी ऑफ मशीन एलिमेंट्स। तो इस पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि किसी भी मशीन के एलिमेंट को, मशीन के कंपोनेंट की रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमको इसमें बताना, जैसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ एडिशनल सपोर्ट, अगर हम किसी मशीन के एलिमेंट के हम डिजाइन करते हैं तो उसमें हमको कई सारी चीजों की जो है एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दूसरा आपका डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द पार्ट इन टेंशन एंड इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर दूसरे तीसरे पॉइंट पर हम जाएं, अगर किसी पार्ट में कहीं पर कोई टेंशन क्रिएट हो रहा है किसी मशीन के एलिमेंट में, तो कहीं पर सकता है उसकी लेंथ को बढ़ाना पड़े, उसकी एरिया को, लेंथ को घटाना पड़े, उसकी एरिया को बढ़ाना करे टेंशन को कम करने के लिए। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी। राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि जब हम किसी मशीन के एलिमेंट को, मशीन के कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं तो उसके जो मेथड्स हैं उसमें हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें एडिशनल सपोर्ट की भी हमें जरूरत पड़ सकती है। हमें टेंशन या फिर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन, टॉर्शनल टॉर्क, बहुत सारी चीजों को हमको एनालाइज करना पड़ेगा, किसी को बढ़ाना पड़ेगा, किसी को घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है हमारा इसमें जो है तीनों के तीनों पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट डिजाइन मेथड के नजरिए से, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ डिजाइन प्रोसेस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि डिजाइन प्रोसेस का पार्ट है। तो रिकॉग्निशन ऑफ नीड को अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, जब किसी भी चीज को डिजाइन किया जाता है तो सबसे पहले उसमें उसकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये तो कंपलसरी है, तो आएगा इसमें। और दूसरी बात, अगर हम कोई कंपोनेंट बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई मैकेनिज्म लगेगा, तो ये भी जरूरी है। और अगर हम मैकेनिज्म को बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस पर कोई ना कोई फोर्स जो है काम जरूर करेगी उसमें, तो एनालिसिस ऑफ फोर्सेस भी आएगा। तो इसका मतलब है ये तीनों पार्ट जो है किसी भी मशीन के डिजाइन के प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका ये फ्लूइड मैकेनिक्स से है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी
एक फ्लोटिंग बॉडी के लिए इफ द पोजीशन ऑफ द मीटा सेंटर इज हायर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो एक फ्लोटिंग बॉडी के लिए अगर यदि जो है मीटा सेंटर की तो पोजीशन है, तो फॉर फ्लोटिंग बॉडी केस में यदि आपका जो मीटा सेंटर है, ठीक है ना, उसकी जो वो अगर हायर है आपका क्या नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे अगर आपका हायर उस पे है आपका मीटा सेंटर फ्लोटिंग बॉडी के केस में, तो उस टाइम में जो दो बॉडी है उसको क्या कहा जाएगा, क्यों किस उसमें किस कंडीशन में है, आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेडी इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल है, आपका स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो सही मायने में देखा जाए कि अगर हमारी कोई फ्लोटिंग बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडी के लिए अगर मीटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हायर उस पर रखा है, तो उस केस में जो जो हमारी बॉडी की जो कंडीशन होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो वो हमारी स्टेबल कंडीशन में होगी। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो आपका डी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना, बॉडी एकदम स्थिर अवस्था में होगी। तो अगर मीटा सेंटर जो है हायर पे होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका प्रोडक्शन से लिया गया है, आर चार्ट इज आल्सो कार्ड। जो आर चार्ट है, जैसे पी चार्ट, सी चार्ट, आर चार्ट है, तो इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? मतलब एक कंट्रोल चार्ट है जो हमारी परसेंटेज या डिफेक्ट को उसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल चार्ट फॉर परसेंटेज डिफेक्ट के नाम से डिफेक्टिव के नाम से जाना जाता है, या फिर कंट्रोल चार्ट फॉर डिफेक्टिव, जो डिफेक्टिव आइटम होते हैं उनके कंट्रोल चार्ट को ड्रॉ करने के लिए, या फिर आपका जो कंट्रोल चार्ट फॉर प्रोसेस मीन्स, जो भी प्रोसेस यूज हो रहे हैं हमारे उनकी मीनिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए या उनकी मीन्स को निकालने के लिए जो हम इस कंट्रोल चार्ट का यूज करते हैं, तो इसको कंट्रोल चार्ट फॉर प्रोसेस मीन्स भी कहा जाता है, या फिर कंट्रोल चार्ट फॉर प्रोसेस वेरिएबिलिटी। तो जो राइट नेम है आर चार्ट को दूसरा जो किसी नाम से जाना जाता है वो है आपका कंट्रोल चार्ट फॉर प्रोसेस वेरिएबिलिटी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कंट्रोल आर चार्ट जो होता है उसको हम इस नाम से भी जाना जाता है, कंट्रोल चार्ट फॉर प्रोसेस वेरिएबिलिटी के नाम से, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है, एन इमेजिनरी लाइन हैविंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। एक हमारी इमेजिनरी लाइन है जो कि एक टेंजेंट की तरह है किसी एक पॉइंट पर, इट इंडिकेट द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विद इन द फ्लो इज कॉल्ड। तो वो है जो है आपका उस पॉइंट पे जो है आपका जो वो वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट, जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को उस पॉइंट पे वो इंडिकेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो एन इमेजिनरी लाइन हैविंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इंडिकेट द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विद इन द फ्लो इज कॉल्ड। तो उस केस में जो फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि एक एन इमेजिनरी हैविंग द, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एक टेंजेंट की तरह जो है किसी पॉइंट को क्रॉस करते हैं और इंडिकेट करते हैं उस पॉइंट पर वेलोसिटी को, और जो कि फ्लो में है विद इन द फ्लो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो कहलाएगा हमारा क्या, स्ट्रीक लाइन कहलाएगा, पाथ लाइन कहलाएगा, स्ट्रीम ट्यूब कहलाएगा, या फिर आपका जो है स्ट्रीम लाइन कहलाएगा। तो जब टेंजेंट की तरह जो है इमेज लाइन किसी पॉइंट पे क्रॉस करते हुए वेलोसिटी को इंडिकेट करती है उस पॉइंट पर, तब वो फ्लो जो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रीम लाइन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको राइट आंसर जो है वो आपका डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, द फॉर्मिंग ऑपरेशन यूज्ड इन मार्किंग यूज इन मेकिंग रेज्ड फिगर ऑन शीट विद इट corresponding relief ऑन द अदर साइड। तो कहने का मतलब है कि एक फॉर्मिंग ऑपरेशन जिसमें कि हम जो है कोई फिगर जो है शीट पे हम ड्रॉ कर रहे हैं और उसकी जो अदर जो अपोजिट साइड है वो एकदम किसी रिलीफ कंडीशन में है, corresponding रिलीफ ऑन द अदर साइड। तो कौन सा ऑपरेशन होता है उसमें? ब्लैंकिंग में तो कट होकर गिरता है पूरा, दोनों साइड उस पर फर्क पड़ता है। एम्बोजिंग में इम्प्रेशन लेते हैं, जो भी हमारा डाई में जो शेप होगा वही शेप आएगा उसके अंदर। कॉइनिंग में भी जो हम कटिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग में भी आपका कट होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका एम्बोजिंग होगा। अगर आपने एम्बोजिंग ऑपरेशन देखा होगा तो एम्बोजिंग में क्या होता है कि जो हमारी डाई में जिस शेप में कैविटी होगी, हम प्रेस मशीन से जो है शीट को उसमें प्रेस करेंगे, तो एक साइड पे जो प्रेशर रहेगा दूसरी साइड से जो है जो शीट है वो उसी शेप को ले रही जो कि डाई के अंदर होगी। तो दो इसका जो राइट आंसर है वो आपका एम्बोजिंग है, ठीक है ना, एम्बोजिंग, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है।
सॉरी, चलिए अब लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है, द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी सेट यूजिंग साइन बार, आपका मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से लिया गया है, इज डैश डिग्री। जो मैक्सिमम हम जो साइन बार जो यूज करते हैं एक्यूरेसी के लिए या किसी भी अननोन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम मैक्सिमम कितने एंगल तक जो है हम साइन बार की हेल्प से जो है अननोन एंगल को जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमें इसमें बताना है। तो हमको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपका दिया है कि 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हम साइन बार से जो मैक्सिमम एंगल जो कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एरर, वो हम कर सकते हैं आपका 45 डिग्री। तो राइट आंसर क्या है इसका, 45 डिग्री इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो राइट आंसर सी है, सी इसका राइट आंसर हुआ। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या गया, टू नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स आर कनेक्टेड। कैसे शाफ्ट है, नॉन पैरेलल हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स हैं। तो हम कनेक्ट यूजिंग डैश गियर अरेंजमेंट, हम उनको किस गियरिंग अरेंजमेंट से उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपका जब का हेरिंग बोन दिया हुआ है, आपका सिंगल हेलिकल दिया है, वॉर्म एंड वॉर्मिल दिया है या स्पायरल दिया है। तो हम अगर कोई भी दो नॉन पैरेलल और आपका दो नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट अगर हैं तो उनको हम जो है स्पायरल की मदद से जो है स्पायरल गियरिंग अरेंजमेंट की मदद से जो हमको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, डी, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा इसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डक्टाइल। इनमें से जो है कौन सा जो मेटल है वो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल है। कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन। अगर डक्टाइल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इनमें डक्टाइल जो आपका आयरन होगा। तो राइट आंसर इसका जो आपका डी है। ठीक है, डी डक्टाइल जो डक्टिलिटी हम चेक कर रहे हैं इन चारों में, तो आयरन की सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होगी। तो इसका राइट आंसर आपका डी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो हमारी रेलवे की जो बोगीज जो बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं यूजिंग, उसमें किस तरह का लेआउट यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी रेलवे के जो वैगन्स वगैरह बनते हैं उसी कंपनी में गए हों तो आपको वहाँ का लेआउट आप देखिए वहाँ किस तरह के लेआउट में काम किया जाता है उसमें। तो वहाँ पर फिक्स पोजीशन लेआउट होता है, वहाँ पर प्रोसेस लेआउट होता है, या फिर ग्रुप लेआउट होता है, या फिर प्रोडक्ट लेआउट होता है। अगर रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर आप जाएंगे तो हमेशा वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट लेआउट मिलेगा आपको। कौन सा लेआउट मिलेगा, प्रोडक्ट लेआउट। तो इसका जो है राइट आंसर है वो आपका डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपके सामने जो है 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे, जिसमें कि हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन था, हमारा जो आपका मैन्युफैक्चरिंग या वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए उसमें से क्वेश्चन था, हमारा आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन था। ठीक है ना, और हमारा जो इसके अंदर आपका थर्मल से क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो मैंने इन सब्जेक्ट में से आपके सामने MCQ रखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप सो इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपकी नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम अगेन जो डिप्लोमा बीटेक EMI के बच्चे जो मैकेनिकल से कर रहे हैं, प्रोडक्शन से कर रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और आपकी जो वीडियोज हमेशा अल्टरनेटिव डेज में आएंगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपकी एक दिन के बाद आएगी, बीच में एक दिन का गैप रहेगा। तो जो गैप वाला डे उसमें ITI वाले बच्चों के लिए लेक्चर आएगा और जो उनका भी फिर ऐसे ही अल्टरनेट चलेगा। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प और काफ़ी नॉलेज का इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू।